नमस्कार, सत्य हिंदी के शाम 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को सरकारी अस्पताल से कहीं और शिफ्ट करने की अपील ठुकराई। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को गिराने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के मॉनसून सत्र में पेश होगा समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक। टीएमसी बागियों को सर्वदलीय बैठक में बुलाने पर विपक्ष के हंगामे पर केंद्र का बयान। ईरान के कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले। ऑपरेशन लाइटनिंग का 17वां चरण शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस समय ऐसा कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है और उनकी सेहत पर 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। दरअसल वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने याचिका दायर कर सरकारी अस्पताल पर भरोसा न होने की बात कही थी और निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी थी। उन्होंने पोटेशियम जांच की रिपोर्ट में अंतर, इलाज में पारदर्शिता की कमी और भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाए थे। वहीं सरकार ने कोर्ट में कहा कि वांगचुक को उनकी बिगड़ती सेहत और हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के आधार पर अस्पताल लाया गया था। अदालत ने कहा कि फिलहाल उन्हें हिरासत में नहीं माना जा सकता और डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर से पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई थी। इसके बाद रविवार को वांगचुक की ओर से एक लिखित संदेश जारी किया गया जिसमें उन्होंने खुद को अवैध हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया। वांगचुक का यह संदेश उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से सामने आया है। संदेश में लिखा है कि आजादी का दूसरा आंदोलन भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को सफल बनाएं। संदेश में लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने और इसे सफल बनाने की अपील की गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के अमतला में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र कार्यालय वाली इमारत को गिराने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी की अर्जेंट रिट याचिका पर दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी को बिना नोटिस दिए अवैध तरीके से तोड़फोड़ की गई। कंपनी में अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी डायरेक्टर हैं और उसका भी इसी इमारत में बड़ा कार्यालय था। टीएमसी भी मामले में पक्षकार बनी। दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि इमारत बिना मंजूर नक्शे और निर्माण नियमों के उल्लंघन में बनाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की गई और इसका किसी राजनीतिक कारण से कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब यह विधेयक 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगने के लिए सरकार को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से करीब 10 लाख प्रतिक्रियाएं मिली। राज्य सरकार ने इस मसौदे को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। गुजरात और असम भी इससे जुड़े विधेयक पारित कर चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी के बागी नेताओं को बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को बुलाना सरकार की जिम्मेदारी है और एनसीपीआई ने लोकसभा स्पीकर से मान्यता की मांग की है, इसीलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिजिजू ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने अपनी राय और सुझाव रखे, जिन्हें सरकार ने सुना और नोट किया। दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, वाम दलों और शिवसेना यूबीटी समेत इंडिया गठबंधन ने बागी टीएमसी सांसदों को बुलाए जाने के विरोध में सांकेतिक वॉकआउट किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एनसीपीआई अभी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है और 20 बागी सांसदों के विलय तथा अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर स्पीकर का फैसला अभी लंबित है। उन्होंने अलग दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक में बागी टीएमसी सांसदों को लेकर बड़ा विवाद हो गया। सरकार ने हाल ही में
टीएमसी से अलग हुए करीब 20 सांसदों के समूह एनसीपीआई के प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया और उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था की। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, वाम दलों और अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक से वॉकआउट किया। बाद में विपक्षी नेता फिर बैठक में लौटे और इसे सांकेतिक विरोध बताया। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ने अभी तक बागी सांसदों को अलग संसदीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसलिए उन्हें अलग पहचान देना असंवैधानिक है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई थी, जबकि सरकार की ओर से राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों की एक नई शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन लाइटनिंग का 17वां चरण शुरू किया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके नागरिक इलाकों को निशाना बनाया था। बयान के अनुसार इस अभियान में कुवैत के कैंप अल अदीरी स्थित अमेरिकी हथियार डिपो को फिर से निशाना बनाया गया। इसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस में मौजूद उपकरणों और कर्मियों के केंद्रों पर भी हमला किया गया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी हमलों का प्रमुख निशाना रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की स्वतंत्र जांच की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया है और उन्हें जवाबदेही मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और इसे अस्वीकार्य बताया। यह मामला जून में सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया है। राहुल गांधी और खड़गे ने मांग की कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और नकद, सोना तथा चांदी सहित सभी दानों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना समेत कई विकास परियोजनाओं के विरोध में चल रहा चिता आंदोलन रविवार सुबह पुलिस ने समाप्त करा दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को मेडिकल जांच के लिए धरना स्थल से अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध उठाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे भटनागर की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। प्रशासन ने अन्य प्रदर्शनकारियों को भी धरना स्थल खाली कराकर बसों से उनके घर भेज दिया। आंदोलनकारी मुआवजा, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान लोगों ने चिताओं पर लेटकर, जल सत्याग्रह कर और प्रतीकात्मक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन का दावा है कि प्रभावित लोगों की सभी मांगों का समाधान किया जा चुका है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना के लिए मध्य प्रदेश के कई गांवों के डूब क्षेत्र में आने और हजारों परिवारों के विस्थापन को लेकर शुरुआत से ही विरोध होता रहा है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने फिलहाल 2 विवादित विधेयकों से जुड़ी प्रक्रियाएं रोक दी हैं, ताकि क्षेत्रीय और छोटे दलों का समर्थन हासिल किया जा सके। सूत्रों के अनुसार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक अचानक रद्द कर दी गई। इससे एक दिन पहले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट भी नहीं अपनाई गई, जो गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा था। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विधेयकों को पारित करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसलिए सहयोगी और क्षेत्रीय दलों को साथ रखना प्राथमिकता है। खासकर दक्षिण भारत के दल परिसीमन को लेकर सीटों के बंटवारे पर अपनी चिंता जता चुके हैं। सरकार अब पहले व्यापक सहमति बनाकर इन बड़े संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका और चीन के बाद अपनी निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई देते हुए कहा कि स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने का उनका फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें अवसर देना चाहिए। स्काई रूट के सीईओ पवन कुमार चंदाना ने बताया कि विक्रम एक पूरी तरह भारत में डिजाइन और भारतीय टीम द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के हाथ से लिखा वंदे मातरम संदेश भी रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो प्रमुख वी नारायण और इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने भी इसे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण बताया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.